जो असाइनमेंट आपको दिया गया था रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो म्यू जी चाहिए, तो हमने क्या किया, इस वाले एंगल को x मान लिया, ये मान लिया। अच्छा, ये i गिवन है तो अल्टरनेट से ये क्या हो गया, i हो गया। अब फिर देखिए यहां पर पहुंचे, अगर मैं इस वाले एंगल को y मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्टरनेट से y हो जाएगा। म्यू जी चाहिए, तो अब हम Z1 Z2 बाउंड्री को यूज करते हैं, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। साइन i बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो Z1 Z2 बाउंड्री के लिए i कितना है, x, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, i है। Z1 Z2 बाउंड्री के लिए म्यू टू कितना है, म्यू जी है। म्यू वन क्या है बताओगे नहीं तो एयर है। यहां से साइन x बाई साइन i इज इक्वल टू म्यू जी आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। फिर हमने j के बाउंड्री को यूज किया, साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। j के बाउंड्री के लिए i कितना है, i है, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, y है, साइन y। j के बाउंड्री के लिए म्यू टू कितना है, पानी 4/3। j के बाउंड्री के लिए लाइट कहाँ गई है, पानी में गई है। म्यू वन कितना है, म्यू जी है। यहां से साइन i बाई साइन y इज इक्वल टू हो गया 4/3 म्यू जी, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर हम चलते हैं mn वाली बाउंड्री के लिए। mn बाउंड्री के लिए फंडा यही है, साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। mn बाउंड्री के लिए i कितना है, y है, रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, 90 है। म्यू टू मीन्स क्या है, एयर है, और म्यू वन मीन्स क्या है, 4/3 है। तो यहां से आ गया साइन y इज इक्वल टू 3/4, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब साइन y इज इक्वल टू 3/4 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में है साइन i बाई साइन y इज इक्वल टू 4/3 म्यू जी। इक्वेशन 2 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 साइन y हम यहां रख दें, तो साइन y की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 इज इक्वल टू 4/3 म्यू जी। तो ये काम कर लिया यूजिंग इक्वेशन 3। तो ये देखिए 3 से 3 कटेगा, तो यहां से साइन i बराबर क्या आ जाएगा, 1/म्यू जी। तो म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन i। हो गया क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन गलत ही नोट कर लिया था मैंने, तो 35 आपका ये हो गया। कौन सा था, 34। इसके बाद फिर आपका है 33 हो गया भाई, लास्ट क्लास में 33 हो गया है ना। देखो लास्ट क्लास में रिलेटिव और मैग्नेटिक परमेबिलिटी लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, हो गया है, तो 33 आपका हो गया। फिर 17 देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। 17 नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग द 2 immiscible liquids and is seen vertically from the above. The lower and upper liquids are of the depth h1 and h2 respectively and the refractory indices mu1 and mu2 respectively. तो यार आपके लिए क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस पर है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉटम पर है, ये ऑब्जेक्ट है, तुमने जो है इसमें लिक्विड भर दिया है। लोअर वाले हिस्से में जो लिक्विड भरा है वो h1 हाइट तक भरा है, और उसका जो RI है वो कितना है, वो μ1 है। और ऊपर वाले हिस्से में जो लिक्विड भरा है आपने, ऊपर वाले हिस्से में जो आपने लिक्विड भरा है वो कितनी ऊंचाई तक भरा है, h2 ऊंचाई तक भरा है।
और इसका आर आई कितना है, μ2 है। फिर यहां से तुम देख रहे हो, ऊपर से तुमने ऑब्जेक्ट को देखा, तो आपको रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाले केस में बताया गया था कि कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, क्या दिखता है, इसके इमेज दिखती है। तो आपसे पूछा गया है कि इमेज का पोजीशन चाहिए, लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको यहां मिल रही है, सपोज कर लेते हैं ये इमेज है। तो इस लिक्विड सरफेस से जो ये डिस्टेंस थी उसको क्या कहा जाता था, एपरेंट डेप्थ, याद आया। और एपरेंट डेप्थ क्या निकलता था, तो इसका नाम होगा एपरेंट डेप्थ। तो क्वेश्चन में तुमसे उसने पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। इसी पोजीशन ऑफ इमेज का नाम यहां पर क्या होगा, एपरेंट डेप्थ। और ये आया करता था सिग्मा डी अपॉन सिग्मा डी बाई म्यू, जब हम लोगों ने ये आर्टिकल किया है रेगुलर क्लास में। दो ही लिक्विड हैं इसलिए D1 प्लस D2, और यहां पे D1 बाई μ1 प्लस एपरेंट डेप्थ, नहीं ये आता था आपका एपरेंट डेप्थ सिग्मा डी बाई म्यू, केवल ये आता था। तो यहां से आ जाएगा D1 बाई μ1 और प्लस का D2 बाई μ2। D1 और D2 भरे हुए लिक्विड्स की डेप्थ होती थी, गहराई होती थी, जो कि इन्होंने H से लिखा हुआ है, तो H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा। एलसीएम लेंगे जब आप, तो एलसीएम लेने के बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा, H1 के साथ μ2 आ जाएगा, तो H1 बाई μ1 प्लस थर्ड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। 16 नंबर देखो भैया, क्वेश्चन क्या, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है, हमें सही का पता लगाना है। व्हेन लाइट प्रोसीड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो TIR होता है, ये बात सही है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही आया। व्हेन लाइट प्रोसीड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, कभी नहीं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए लाइट को कैसे जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर। तो दूसरी वाली बात तो गलत हो गई। तीसरा है कि व्हेन लाइट प्रोसीड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस, मीनिंगलेस है। और फोर्थ है नन ऑफ द एबव, तो सही स्टेटमेंट केवल कौन सा है, फर्स्ट वाला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस थी कि अब आपको जो है डेंसर टू रेयर में जाना होगा और इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना होगा। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस प्रैक्टिकल में ये वाटर है, ऊपर एयर है, और वाटर एयर कॉम्बिनेशंस के लिए क्रिटिकल एंगल 49 होता है। तो अगर हम लाइट को 49 डिग्री पर इंसिडेंट करें लाइक दिस, तो ये लाइट जो है सरफेस को टच करते हुए तैरते हुए आगे बढ़ेगी, ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है। फिर अगर हम लाइट को 49 डिग्री से ज्यादा पर इंसिडेंट करें, ग्रेटर देन 49 डिग्री, तब ये लाइट जो है बाउंड्री पर जाकर के सीधे क्या करती है, वापस लौट आती है। ये है TIR। तो TIR के लिए तुम्हें क्या मैनेज करना पड़ता है, डेंसर टू रेयर, और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और फिर आपने पूछा है 11 नंबर, तो 11 नंबर देखिए भैया, एयर बबल जो है ग्लास स्लैब के अंदर है, 6 सेंटीमीटर गहरा है, डीप व्यूड फ्रॉम द वन फेस एंड 4 सेंटीमीटर व्यूड फ्रॉम द अदर फेस, द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। 11th नंबर क्वेश्चन देखें आप, ग्लास के स्लैब में एयर बबल है। तो पहले मैं ग्लास का स्लैब बना लेता हूं, ये ग्लास का स्लैब है। जब इसी क्वेश्चन को तुम्हारे कंपटीटर देखेंगे ना,
तो इस क्वेश्चन को देखते वो सीधे एक फंडा लगाएंगे, उनको ये रटा हुआ फंडा है। अब रटने की भी जो सिचुएशन होती है, बहुत सारी जब प्रैक्टिस आप करते हैं तब आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है एज इट इज आपने उसको लर्न किया होता है। रटा हुआ फंडा उनका ये म्यू बराबर टी अपॉन एक्स प्लस वाई। म्यू क्या होता है, ग्लास स्लैब का आरआई होता है 1.5। टी क्या होता है, ग्लास स्लैब की थिकनेस होती है। और एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। एक्स और वाई एपरेंट पोजीशंस होती हैं, और इस वाले क्वेश्चन में वो एपरेंट पोजीशन है 6 और 4। तो देखिए टी बराबर सीधे उनको 15 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, देखो कैसे। मतलब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उन्होंने जो फंडा रटा हुआ है, ये रटा हुआ है कैसे आता है ये बताऊंगा। ये आपका ग्लास का स्लैब है, यहां पर ये एयर का बबल है, AIR, ये एयर का बबल है। अब आप देखिए, आपने इसको यहां से देखा, लगाइए अपना कॉमन सेंस। क्या तुमको कभी बबल दिखेगा ना, इसकी इमेज दिखेगी। और देखने वाला कहां पर है, हवा में है, रेयर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, डेंसर में है। क्या सीखने को मिला था, जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर बनती है। तो यहां पर एयर बबल, ये जो ऑब्जर्वर है कभी एयर बबल नहीं देखेगा, इसकी इमेज को देखेगा। तो इमेज को ये देखेगा, तो जब ये इमेज को देखेगा तो उसको ये जो इमेज अपीयर होगी वो एक्स है। तो इस ऑब्जर्वर को एक्चुअल में जो दिखेगा दैट विल बी इमेज। तो वो जो बताएगा वो क्या बताएगा, एपरेंट पोजीशन। फिर अपोजिट फेस से जाना था, आप इस वाली फेस का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आप इसके सामने वाली फेस पर आ गए, यहां पर आ गए। अब ऑब्जर्वर बन के आप यहां चले गए। तो भी क्या है कि तुम कहां पर हो, देखने वाला कहां पर है, रेयर मीडियम में। जिसको देखना है वो कहां पर है, डेंसर में है, कभी भी नहीं देखेगा। इसकी क्या देखेगा, इमेज। तो इमेज जो है जस्ट थोड़ा सा पहले बनती है, IMAGE, इमेज बन गई। तो इस वाली बाउंड्री से ये एपरेंट पोजीशन हो गई, ये Y हो गई। और जो स्लैब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी थिकनेस T है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ें। एयर बबल को जब एक तरफ से देखा गया तो 6 सेंटीमीटर पे था, तो यानी कि वो x की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। और जब अपोजिट फेस से देखा गया तो कहां पर था, 4 सेंटीमीटर पर था। तो y कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि स्लैब की थिकनेस क्या रही होगी। जो ये स्लैब है उसका RI मान लिया म्यू है। तो आपको यार फंडा दिया गया था, म्यू बराबर था रियल डेप्थ अपॉन में क्या, एपरेंट डेप्थ। तो म्यू माने म्यू, रियल डेप्थ पता नहीं, और एपरेंट डेप्थ क्या है, x। मैं इस बाउंड्री की बात कर रहा हूं जिसका नाम AB है। तो बाउंड्री AB के लिए अगर सोचा जाए तो बाउंड्री AB के लिए एपरेंट डेप्थ क्या है, x। तो यहां से रियल डेप्थ कितनी आ जाएगी, म्यू x। तो रियल डेप्थ क्या होगी, ये चीज होगी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ बाउंड्री AB से, AB बाउंड्री से रियल डेप्थ आ गया। इस वाली बाउंड्री का नाम डाल देता हूं CD। फंडा यही लगाता हूं, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। म्यू तो यार वही है स्लैब का, रियल डेप्थ पता नहीं, और एपरेंट डेप्थ CD बाउंड्री से कितनी है, y। तो यहां से रियल डेप्थ कितना आ गया, म्यू y। तो CD वाली बाउंड्री से जो ये रियल डेप्थ आई है, रियल डेप्थ CD बाउंड्री से वो आई है म्यू y। अब जरा ध्यान से आप देखिए, अगर AB वाली बाउंड्री की रियल डेप्थ और CD वाली बाउंड्री की रियल डेप्थ आपस में जोड़ दी जाए तो क्या बन जाएगी, थिकनेस। तो T बराबर आ जाएगा म्यू x प्लस म्यू y। तो यहां से म्यू बराबर क्या हो गया, T अपॉन एक्स प्लस वाई। बोर्ड एग्जाम से लेकर के और कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है। अब मजबूरी है कि बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट को ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आ रहा है, तो आप सीधे ये कर लीजिए। अब T की वैल्यू क्या है निकालनी है, म्यू दिया, x दिया, सब निकल आएगा ना। तो 11th नंबर क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन रह गया 21, उसको भी देख लें पढ़ के। मिराज क्या होता है भैया, मिराज और लूमिंग दो
ऑप्टिकल फिनोमेना है? कौन बताएगा? मिराज और लूमिंग ये दो ऑप्टिकल फिनोमेना है, कुछ आइडिया है? लूमिंग जो है वो बहुत सर्दियों में होती है और जो मिराज होता है वो आपका जो है बहुत हॉट सिचुएशन में होती है। क्या होती है मिराज और क्यों होती है? लूमिंग क्या होती है और क्यों होती है? पहले क्यों होती है ये बता दें। तो जो मिराज है आपका, ये हॉट सीजन ऑप्टिकल फिनोमेना है, ऑप्टिकल फिनोमेना है ये, और इसके पीछे जो जिम्मेदार है टेक प्लेस ड्यू टू TIR, टेक प्लेस ड्यू टू TIR। TIR जो है ये जिम्मेदार है। होता क्या भी बताते हैं। और एक होता है लूमिंग। लूमिंग सीवियर कोल्ड और सीवियर हॉट की कंडीशन है। लूमिंग अगर आपको चाहिए तो बहुत जबरदस्त ठंड होनी चाहिए। तो ये कोल्ड सीजन ऑप्टिकल फिनोमेना है, लाइट से होने वाली फिनोमेना को ऑप्टिकल कहा जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्टिकल फिनोमेना है, नॉलेज बेस होना चाहिए आपके लिए ये। और इसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? टेक प्लेस ड्यू टू TIR। तो जब बहुत ज्यादा हॉट होता है, यानी मिराज की बात करते हैं, तो मिराज में जो है आप सपोज कर लेते हैं कि ये किसी ट्री को आप देखते हैं या ये किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और इस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो जो एयर आपकी अर्थ के साथ है, ये देखिए लाल पेन से मैंने एयर दिखाई है, तो ये जो एयर है ना ये अर्थ की सरफेस के साथ है, तो ये हल्की हो जाती है और जो ऊपर वाली एयर है वो क्या हो जाती है? भारी। तो ये नीचे वाली एयर हल्की होती है, दैट इज वाई रेयर का काम करती है, रेयर मीडियम बन जाती है ये एयर। ऊपर वाली जो एयर है वो क्या बन जाती है? डेंसर। अब मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपने दूर उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट से चलती है, तो बातों ही बातों में कहां से चलती है? डेंसर टू रेयर। और इस लाइट का हो जाता है TIR, इस लाइट का हो जाता है TIR। तो इसकी जो है ये इमेज बनती है नीचे A' और B'। तो आपको वो सामने वाली चीज कैसे दिखती है? उल्टी। तो आपको लगता है कि दूर क्या है? पानी है, क्योंकि पानी में जो चीजें बनती हैं इमेज कैसी बनती है? उल्टी। तो आपको दूर से देखने पर लगता है कि सामने जो है क्या चीज है? पानी है। मान लीजिए दूर तुमने किसी बिल्डिंग को देखा तो वो तुमको उसके नीचे इमेज मिलेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली एहसास होगा कि जमीन के नीचे इमेज का मतलब ये इमेज किस में आ रही है? पानी में आ रही है। तो ये मिराज कहलाता है। सिमिलरली जब लूमिंग होती है तो सीवियर कोल्ड में होती है। अब कोल्ड के केस में फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड है और आप जो है समंदर के किनारे हैं, तो वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड हो गया। तो सपोज किया कि ये जो है कोई समंदर में ये शिप है और आप यहां खड़े हैं, तो आपके पास लाइट जाती है, आपके पास जो लाइट जाती है वो TIR कर जाती है। थोड़ा सा मैं डायग्राम जनरल वे में बना रहा हूं। ये देखिए ये डेंसर हो गया। सीवियर कोल्ड के केस में जो एयर अर्थ के साथ है वो क्या बन जाती है? डेंसर। और जो ऊपर वाली है वो क्या बन जाती है? रेयर। तो आपने दूर किसी शिप को देखा समंदर में, लाइट चली और ये TIR करके आपके पास पहुंची। तो जब TIR करके आपके पास पहुंचे तो इसका जो है ये इमेज आप देखते हैं। तो आप शिप नहीं देख पाते, आप उसका जो है हवा में लटका हुआ क्या देखते हैं? उल्टा इमेज। जिस तरीके से आप इसको नहीं देख पाते हैं, आप इसका क्या देखते हैं? जमीन में उल्टा इमेज। तो पानी का एहसास होता है। सिमिलरली जो शिप समंदर में था
वो आपको ऊपर हवा में दिखाई देता है, तो इसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? TIR। उसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? TIR। तो मिराज हो गया, लूमिंग हो गया, ये दो ऑप्टिकल फिनोमेना है, और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? TIR। ये क्वेश्चन था आपका 21 में, ठीक है। अब इनके बारे में और कितना जानना चाहिए? जितना मैंने बताया उतना ही जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो आपको बता दें कि जब मिराज की बात होती है तो हमने तो लिख दिया ये डेंसर है, ये रेयर है। हर पर्टिकुलर हाइट पर सिचुएशन बदलती जाती है, यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं तो शिकायत करते हैं कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लगातार बदल रहा है, यहाँ पे कुछ है, जस्ट नीचे कुछ है, फिर नीचे कुछ है, फिर नीचे कुछ है। तो अगर आप बिल्कुल ट्रूथ वाला डायग्राम बनाओगे तो यहाँ कुछ है, जस्ट नीचे कुछ है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ कुछ है, फिर नीचे कुछ है, तो फिर क्या दिखाना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन। इतने टुकड़ों में रिफ्रैक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन कैसा होगा? बहुत सारे टुकड़ों में। तो जितना मैंने बताया है उतना ही आपके लिए यूजफुल है। लीजिए भाई, बहुत दिनों से आपके क्वेश्चन पेंडिंग थे उस असाइनमेंट के, और ये जो 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है 2:45 से, उसमें मैंने डिस्कस किया। लिखिए भाई, अब लेंस पर आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। बोले, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, full stop. Between them introducing converging lens form images. Between them introducing converging lens. Between them introducing converging lens form images for two TWO2 different positions. For two different positions. Full stop. If shifting of lens is 20 centimeter, if shifting of lens is 20 centimeter, if shifting of lens is 20 centimeter, find focal length of lens, find focal length of lens and ratio of size of images, ratio of size of images, ratio of size of images. क्वेश्चन पढ़ करके तुरंत नॉक होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिक्स ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन भी फिक्स है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 है। लेकिन हमारी लास्ट वाली क्लास में डिस्टेंस कितनी होती थी? कैपिटल डी। तो क्वेश्चन ने आपको कैपिटल डी बता दिया है। फिर आगे कहता है कि इनके बीच में एक लेंस जाता है दो जगह पर, दो अलग अलग पोजीशन पर। पहले लेंस यहाँ रखा था तो फिक्स जो ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनी थी, जिसका कि साइज हम पिछली क्लास में I1 लिख चुके हैं। फिर ये लेंस शिफ्ट होकर के नई जगह पर आता था, फिर से यहाँ इमेज मिलती थी, और इस इमेज का जो साइज है वो I2 है। और इन दोनों जगहों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ लेंस। और इस क्वेश्चन में वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ पूछी गई है और बनने वाली इमेजेस के साइज का रेशियो पूछा गया, I1/I2 पूछा गया। तो पिछली वाली क्लास में हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल आया था ये फोकल लेंथ के लिए।
तो कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में 80 है, छोटे स्मॉल डी की वैल्यू 20 है। लगा दीजिए ऊपर फंडा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और अपॉन में हो गया 320। नहीं आया क्या? ऊपर हाँ ये 20 होगा, तो ऊपर आया 100, इंटू में 60, अपॉन में 320, 0 0 कैंसिल, 600/32 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लिया जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। I1/I2 कैसे निकलेगा? I1/I2 I1/I2 कैसे निकलेगा? देखो O बराबर आया था √I1/I2 आया था, तो यहां से आ जाएगा O² = I1/I2, तो यहां से 1 बराबर आ जाएगा I1/O इंटू I2/O। और आगे देखो भाई I1/O क्या हो जाएगा V/U। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने U लिखा था और इमेज डिस्टेंस V लिखा था, याद आया कुछ? और दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने क्या लिखा था U डैश, और इमेज डिस्टेंस क्या लिखा था V डैश। तो I2/O की जगह पर आ जाएगा V डैश/U डैश। ध्यान देना भाई। अब मुझे तो I1/I2 का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, तो जरा रेशियो ले लो जाए, I1/O I2/O, ये आ जाएगा V/U और नीचे आ जाएगा V डैश/U डैश। तो I1/I2 आ गया V/V डैश और U डैश/U। और आपको ये भी तो पता था कि U की जो वैल्यू थी बराबर किसके थी? V डैश, और जो V की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? U डैश। तो जहां पर ये U डैश लिखा है वहां पे V लिख सकते हैं, तो V² हो जाएगा, और जहां पर ये V डैश लिखा है वहां पे U लिख सकते हैं, तो ये U² हो जाएगा, क्योंकि U डैश बराबर था V और V डैश बराबर था U। तो लीजिए I1/I2 आ गया V²/U²। तो I1/I2 जो आया है, I1/I2 इसको मैं यहां फिर लिख लूं, तो I1/I2 है V²/U²। फिर आप पिछली क्लास में ही ये काम कर चुके थे कि मॉड ऑफ V की वैल्यू कितनी आई थी? dt/2, और मॉड ऑफ U की वैल्यू कितनी आई थी? dt/2। याद है या भूल गए? याद होना ही चाहिए। तो यहां से I1/I2, V की वैल्यू आई थी d + d/2, U की वैल्यू आई थी d - d/2, ऊपर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया I1/I2 d + d का होल स्क्वायर और d - d का होल स्क्वायर। स्टॉप राइटिंग, इधर देखिए पहले भाई। आपके सामने जो क्वेश्चन आया उसने पूछा कि फोकल लेंथ निकालो, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, सीधे कॉन्सेप्ट लगा के आंसर दिया। और फिर उसने पूछा कि जो बनने वाली इमेजेस हैं उनके साइज का रेशियो निकालो, तो साइज का रेशियो निकालो, ये रहा कॉन्सेप्ट। वो कैसे आया मैंने करके दिखाया, क्योंकि यू आर लुकिंग फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर में रेशियो जो साइज का है। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये आया, कैसे आया वो आपने देखा भी और लिखा भी रहेगा बोर्ड में, मैं रफ नहीं करने वाला। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में डील करोगे तो यहीं से डील करोगे सीधे। ये जो एडिशनल काम है ये यही रहने दो, जो एडिशनल काम है ये रहने दो यहीं। डिस्प्लेसमेंट मेथड छोटे क्वेश्चन नहीं बनाता, ये हमेशा बड़े क्वेश्चन बनाता है। और अगर न्यूमेरिकल आपको करना है, साइज का रेशियो चाहिए, तो सीधे
इसको अप्लाई करेंगे। तो अब I1 बाई I2, डी कितना क्वेश्चन में है 8080 और छोटा वाला डी कितना है 20, 80 माइनस 20 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आया 100 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आया 60 का स्क्वायर, 0 एंड 0 0 एंड 0, तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 36, आगे मिनिमाइज करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, वो यहां बीचों बीच सॉल्व किया गया है। साइड में जो काम किया गया है वो आपके अपने खुद के लिए। तो आज के बाद अगर रेशियो पूछा जाए इमेजेस के साइज का, तो डायरेक्ट अप्रोच बनानी है किस तरीके से आता है। एक तो होता है ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट फॉर साइन कन्वेंशन। मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इसको कोई यूज करता नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग रहता है। और ये हम आपको तीसरे से चौथी बार बता रहे हैं ओरिजिनल साइन कन्वेंशन क्या कहता है। ओरिजिनल साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो v है इमेज डिस्टेंस, जो कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो f फोकल लेंथ है, इन सबका जो मेजरमेंट है ऑलवेज टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सरफेस। टाइम दीजिएगा, अभी कॉपी मत करने लगना। ऑप्टिकल सरफेस से इनको लेना चाहिए। आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है और ऑप्टिकल सरफेस लेंस है, तो लेंस से चलिए ऑब्जेक्ट की तरफ, लेंस से चलिए इमेज की तरफ, लेंस से चलिए सेंटर की तरफ, लेंस से चलिए फोकस की तरफ। और अगर ऑप्टिकल सरफेस मिरर है तो यही सेम काम किस में करेंगे? मिरर में। अगर ऑप्टिकल सरफेस प्रिज्म है तो यही सेम काम किस में करेंगे? प्रिज्म में। मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है? ऑप्टिकल सरफेस से। ऑप्टिकल सरफेस का यहां मतलब है अगर लेंसेज हैं तो लेंसेज के बारे में सोचेंगे, मिरर हैं तो मिरर के बारे में सोचेंगे, और प्रिज्म है तो प्रिज्म के बारे में सोचेंगे, या कुछ और इसी तरीके से। सपोज कर लो कि ये हमारे पास में लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये फोकस है। मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए, तो पहला पॉइंट आपसे कहता है कि ऑप्टिकल सरफेस से दौड़ो। ये लीजिए ऑब्जेक्ट तक, ये यू है। इमेज चाहिए, ऑप्टिकल सरफेस से दौड़ो इमेज तक, और आपको फोकल लेंथ चाहिए, ऑप्टिकल सरफेस से चलो फोकस तक। यानी आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे लेना है? ऑप्टिकल सरफेस। और फिर दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि इफ यू वी आर एफ, यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी माने इमेज डिस्टेंस, आर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ माने फोकल लेंथ। इफ यू वी आर एफ का मेजरमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ILR फुल फॉर्म इंसिडेंट लाइट रे, then negative sign, and if along to direction of incident light ray, then positive sign। ये है ओरिजिनल साइन कन्वेंशन। जैसे हमने अभी दौड़ तो लगा ली है, अभी साइन नहीं लगाया, तो इंसिडेंट लाइट कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट से आएगी। ये है इंसिडेंट लाइट, ILR। अब जरा देखते हैं भैया, यू के केस में हम दौड़ रहे हैं ऐसे और इंसिडेंट लाइट जा रही है ऐसे, तो हमारी दौड़ इंसिडेंट लाइट से अपोजिट है, तो यू पे कैसा साइन? नेगेटिव। इमेज के केस में जब हमने दौड़ लगाई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के केस में, तो हमने दौड़ लगाई है ऐसे, इंसिडेंट लाइट जा रही है ऐसे, तो वी कैसा हो जाएगा? माइनस साइन। लेकिन फोकल लेंथ के केस में हम दौड़े हैं यहां से यहां तक और इंसिडेंट लाइट भी वैसे ही चली गई है, तो अगर हम यहां पर देखें तो फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा? प्लस। तो ये है ओरिजिनल साइन कन्वेंशन जो कभी फेल नहीं होता। लेकिन बैड लक ये है कि
इतना ज़्यादा हम लोग साइन कन्वेंशन पे काम करते हैं कि कुछ जुगाड़ बना लेते हैं साइन कन्वेंशन के। तो ज़रा वो जुगाड़ देखिए साइन कन्वेंशन के क्या क्या हैं। साइन कन्वेंशन का जुगाड़ वाला तरीका, यही ज़्यादा यूज भी होता है, जुगाड़ मेथड। क्या है जुगाड़ मेथड? बात करते हैं लेंसेज की और बात साथ में करेंगे मिरर्स की भी। जुगाड़ मेथड ये कहता है कि रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा नेगेटिव होता है, यानी यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। मिरर की कहानी में भी ये लाइन एकदम सेम रहती है। रियल ऑब्जेक्ट जो हकीकत में है, जिनको हम छू सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा नेगेटिव होता है। और जुगाड़ मेथड क्या कहता है कि स्मॉल एम का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल एम नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज और स्मॉल एम पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। ये बात एकदम सेम यहां पर भी फिट बैठती है। मिरर के केस में ये बात बिल्कुल सही है। जुगाड़ मेथड कहता है कि जो v है, v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, v नेगेटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज और v पॉजिटिव होता है फॉर रियल इमेज। लेकिन मिरर में इसका ठीक उल्टा होता है। मिरर में जब रियल इमेज बनती है तो v नेगेटिव होता है, मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो v पॉजिटिव होता है। और आगे चलते हैं। इधर बातें हो रही हैं लेंसेज की, इधर हम बात कर रहे हैं मिरर की। अब बात करते हैं लेंस की फोकल लेंथ। तो f पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस और f नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। मिरर में ये बात सेम रहती है, यानी कि मिरर में जब कॉन्वेक्स वाला मिरर आता है तो फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। और जो कॉनकेव वाला मिरर होता है उसकी फोकल कैसी होती है? नेगेटिव। तो केवल आप देखें तो लेंसेज और मिरर में सब कुछ सेम रिजल्ट्स हैं साइन कन्वेंशंस के, केवल यहां पर चीजें बदल जाती हैं। ठीक, हम अपनी तरफ से कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। जब क्वेश्चन आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो अलर्ट हो जाएंगे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में कोई जुगाड़ काम नहीं करता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में केवल और केवल क्या काम करता है? यही साइन कन्वेंशन। लेकिन मजेदार बात यह है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 10% और रियल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 90%। तो पहले क्या कंफर्म कर लें? 90% को क्लियर किया जाए। जो वैल्यू पता होती है उस पर साइन लगाते हैं, अननोन ऑटोमेटिकली किसके साथ आता है? साइन के साथ। क्लियर ये बात? बाकी मिरर की बातें हम कर तो जरूर रहे, लेकिन अभी तुमको क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं? लेंस के। तो लिखिए क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ब्रैकेट में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ब्रैकेट में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ब्रैकेट में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्म इमेज ओवर स्क्रीन, form image over screen such that size of image is twice the size of object, such that size of image is twice the size of object. Full stop. Find object distance. Find object distance. बताइए प्रॉब्लम लेंस की है कि मिरर की है? लेंस की है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। चलिए, आपने मुझे बताया ये प्रॉब्लम कॉन्वेक्स लेंस की है। अच्छा भाई, कॉन्वेक्स लेंस की क्या फोकल लेंथ दी जा रही है? कितनी? जो दिया जा रहा है उस पर साइन लगाना चाहिए, और कॉन्वेक्स वाले लेंस की फोकल लेंथ का साइन कैसा होता है? प्लस।
तो यार ये प्लस में होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि जो बनने वाली इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या दुगना, यानी ये काम तुमको अपनी रफ कॉपी में करना चाहिए। इमेज के साइज को आई से लिखते हैं एंड दैट इज 2 इंटू ऑब्जेक्ट का साइज, और ऑब्जेक्ट के साइज को ओ से लिखते हैं। तो आई बराबर दिया गया है 2o, तो आई बाई ओ बराबर क्या हो गया 2, तो आई बाई ओ क्या हो गया m, m बराबर 2 है। अब जो दिया है उस पर साइन लगना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन जो है थोड़ा सा घुमा के दिया था, अब साइन चाहिए। तो इधर हमको सिखाया गया रियल इमेज है तो m का साइन कैसा होता है माइनस, और वर्चुअल है तो m का साइन कैसा होता है प्लस। अब क्वेश्चन में स्क्रीन पे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि पर्दे पर जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है रियल। इस क्वेश्चन में इमेज रियल है, ये बात छिपाई गई है, लेकिन हम समझ गए कि स्क्रीन पर जो इमेज बनती है कैसी है रियल। स्क्रीन पर अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन कर लोगे इतना ही काफी है, तो जब आप इस कॉपी को ओपन करोगे और स्क्रीन पर अंडरलाइन दिखाए देखोगे समझ जाओगे स्क्रीन पर इमेज मतलब रियल इमेज। तो रियल इमेज है तो m कैसा हो गया माइनस, और क्या पूछा गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या पूछा गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पूछा गया है। अब बताइए लेंस में ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन तीनों लोगों को कनेक्ट करता है, m बराबर f अपॉन f प्लस u। इसी क्वेश्चन में मिरर होता तो यहां पे फार्मूला क्या होता है माइनस, लेंस में ये प्लस u है, u क्या है अननोन है, अननोन पे साइन नहीं लगाते। अब m की वैल्यू -2 है, f की वैल्यू +20 है, अपॉन में +20 प्लस u, ये आ गया -40, माइनस का 2u बराबर 20, -2u बराबर 60, तो u बराबर क्या आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। आंसर तो आपने दे दिया u बराबर 30 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, देखो लिस्ट में कि जो u नेगेटिव होते हैं वो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं रियल। तो आंसर यहां पर है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, नेगेटिव ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा था रियल ऑब्जेक्ट था। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम 90% सिचुएशन में रहेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व कर लीजिए आप भी। तैयारी करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखो लेंस फॉर्म इमेज, लेंस फॉर्म इमेज, लेंस फॉर्म इमेज such that size of image is 1/4 to the size of object. Size of image is 1/4 to the size of object. Size of image is 1/4 to the size of object. Full stop. Object distance is 40 centimeter. Object distance is 40 centimeter. Find focal length of using lens. Find focal length of using lens. क्या क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है 40, किससे लिखी जाती है u से, और u हमेशा कैसा होता है माइनस। अब सब लोग यहां पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कैसा है नहीं बताया, तो हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है रियल है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए जो है वैलिड है, वर्चुअल तो होते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, जो इमेज का साइज है वो बराबर है किसके 1/4 टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो I बाई ओ बराबर क्या है 1/4, तो m बराबर आ गया 1/4, रुकना पड़ेगा यहां पर। मैग्निफिकेशन दिया है,
अब मैग्निफिकेशन दिया है तो रियल इमेज अगर बनी है तो माइनस साइन होता है और वर्चुअल बनी है तो प्लस साइन होता है। इस क्वेश्चन ने क्या तुमको लेंस का नाम बताया है? नहीं। अब बताओ इमेज कैसी है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी अपडेट किया था और मैं फिर से अपडेट कर देता हूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस हैं ये रियल इमेज भी बनाते हैं और ये वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। जब ये रियल इमेज बनाते हैं तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी होता है। जब ये रियल इमेज बनाते हैं तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। जब ये रियल इमेज बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा भी होता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाते हैं तो सब कुछ कर देते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा भी मिल सकता है, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी मिल सकता है, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है। लेकिन जब ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो साइज ऑफ इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है? बड़ा। ये कॉन्वेक्स का फीचर है, कॉन्वेक्स लेंस का फीचर है। जो कॉन्केव लेंस होते हैं, जो कॉन्केव लेंस होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल, और वो भी छोटी सी वर्चुअल बनाते हैं, छोटी सी वर्चुअल। यहां पर आप देखो इमेज छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। अगर इस काम को कॉन्वेक्स लेंस ने किया होगा तो फिर कैसे किया होगा? रियल बना के। देखो ना क्वेश्चन में लेंस का नाम मेंशन है नहीं, तो अपने आप को बहुत वाइडली सोचना पड़ेगा। हमारे लेंस ने ये छोटी साइज की इमेज बनाई है, मैं जरा कॉन्वेक्स लेंस से बात कर लूं। कॉन्वेक्स लेंस तुम छोटे साइज की वर्चुअल तो बनाते ही नहीं हो, खत्म हो गया काम। अब कॉन्वेक्स लेंस छोटे साइज की क्या बनाता है? रियल बनाता है। तो एक तो दिमाग में बात आ गई कि इफ लेंस इज कॉन्वेक्स, अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो m इज इक्वल टू I/4 वैलिड होगा किसके लिए? रियल इमेज के लिए। ठीक है ना? तो इस केस में m बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4। चेक करते रहना भाई। तो u आपका पक्का, m आपका पक्का। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? f पूछा है। तो फंडा लगाओगे m बराबर f/f प्लस u। m की वैल्यू कितनी है? -1/4। f पता नहीं है, जो पता नहीं उस पर कभी साइन नहीं लगाते। f पता नहीं है। u की वैल्यू कितनी है? -40। सॉल्व करा तो कितना आया? -f प्लस 40 बराबर 4f। तो यहां से 40 बराबर आ गया 5f, तो f बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर प्लस में। आना भी चाहिए। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। छोटे साइज की इमेज कॉन्वेक्स भी तो बना सकता था, कॉनकेव भी तो बना सकता है। भाई छोटे साइज की इमेज कौन बना सकता है? कॉनकेव। वो वाला केस लेके चले। इफ लेंस इज कॉनकेव, अगर लेंस कॉनकेव है तो ये m बराबर 1/4 वैलिड होगा किस केस के लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। वैलिड फॉर वर्चुअल इमेज। क्लियर है ना ये बात? आप फिर एक बार देखो, अगर मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दे चुका हूं, अगर मैं वहां पे कॉन्वेक्स लेंस लिख देता तो तुम कॉनकेव के बारे में सोचते नहीं। लेकिन क्वेश्चन में केवल लेंस लिखा गया है और क्वेश्चन में जो मैग्निफिकेशन है वो 1/4 है। यानी कि ये बात पक्की है कि छोटे साइज की इमेज बनी है। तो वाइड सोचना पड़ेगा। छोटे साइज की इमेज तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, लेकिन किस केस में? रियल इमेज में। और छोटे साइज का इमेज जो है कॉनकेव बनाता है किस केस में? वर्चुअल। दोनों पे बात करनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई अगर ये है तो m बराबर +1/4। देखो u का साइन तो निगेटिव हो गया, m की वैल्यू कैसी हो गई? +1/4। लेंस का फार्मूला क्या है? m बराबर f/f प्लस u। अब m की वैल्यू है 1/4, प्लस वाला साइन अंडरस्टूड है भैया। f पता नहीं है, u की वैल्यू है -40, f - 40 इज इक्वल टू 4f। तो यहां से क्या आ गया? -40 इज इक्वल टू 3f। f इज इक्वल टू कितना हो गया? -40/3 सेंटीमीटर। एक आंसर इस क्वेश्चन का ये रहा। जब लेंस सोचा कॉनकेव है
और एक आंसर इस क्वेश्चन का ये रहा जब लेंस सोचा कि कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो क्वेश्चन होंगे तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन होंगे बहुत ही जबरदस्त। हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं एग्जाम में किसी बच्चे ने कॉनकेव नहीं सोचा, तो मान के चले कि उसको आधे नंबर मिल रहे हैं। 3 मार्क प्रॉब्लम है तो 1.5 आ रहा है आपका, और 2 मार्क्स है तो 1 मिल रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि आप अपने आप को जितना ज्यादा एंगेज कर सकते हैं उतना ज्यादा एंगेज करें। आप गलती ना करें, गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू दी जा रही है उनमें साइन लगाए बिना तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो ऑप्टिक्स में 2 ही बातें होती हैं, या तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल की बात हो रही है, गलत तो चांस ही नहीं है करने का, क्योंकि जब तक तुम वैल्यू पे साइन नहीं लगा लेते तब तक तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ये रहा नया क्वेश्चन आपके लिए। लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज सच दैट ऑब्जेक्ट इमेज साइज इज 1/10th of object size. Find distance of image if focal length of the lens is 6 centimeter. लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया। फोकल लेंथ 6 है, प्लस या माइनस, और आई बराबर है 1/10 ओ। I बाई ओ बराबर 1/10, m बराबर है 1/10, m बराबर है 1/10, प्लस या माइनस? बोलो प्लस। m बराबर प्लस, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। बिल्कुल सही बताया, m बराबर प्लस। भैया वर्चुअल इमेज सीधे सीधे दिया गया है, और वर्चुअल इमेज का m कैसा होता है? प्लस। फोकल लेंथ का साइन बोलो, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस इज ओके। वाई? यार ये जो लेंस है ना, इसने छोटे साइज की वर्चुअल बनाई है, और कॉन्वेक्स को तो छोटे साइज की वर्चुअल बनाना आता ही नहीं है। कॉन्वेक्स को छोटे साइज की वर्चुअल इमेज बनाना नहीं आता, ये तो बड़े साइज की वर्चुअल बनाता है। और क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज का साइज कैसा है? छोटा। यानी ये लेंस कैसा रहा होगा? कॉनकेव। और कॉनकेव वाले लेंस का फोकल लेंथ साइन कैसा होता? माइनस। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वी। है तीनों में कोई कनेक्शन? m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। m की वैल्यू कितनी है? 1/10। प्लस में है तो अंडरस्टूड है यार। f की वैल्यू है -6। अननोन पे कभी साइन नहीं लगाते भैया। माइनस का 6, माइनस का 60, माइनस का 10v। 10v इज इक्वल टू हो गया -60 प्लस का 6। 10v इज इक्वल टू हो गया माइनस का 54। v इज इक्वल टू हो गया माइनस का 5.4 सेंटीमीटर। अभी जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें वर्चुअल इमेज का v लेंस में कैसा था? माइनस। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? 5.4 सेंटीमीटर। नेगेटिव बता रहा है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भी वर्चुअल। क्वेश्चन उलझे हुए होंगे, उलझे हुए इन द सेंस आप ही को सब डिसीजन लेने पड़ेंगे कि किस तरीके से साइन का फैसला लिया जाए, क्योंकि वो अगर गलत तो सब गलत। जैसे कुछ लोगों ने इस लेंस की फोकल लेंथ में प्लस बोला था, धीरे धीरे जब आप इन सब चीज़ों से फेस करेंगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि रास्ता क्या है? आखिरी वो इम्प्रूव करना ही रास्ता है। आप स्किप नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। कितने स्किप करोगे यार? तो बेटर ये कि स्किप मत करिए, फेस करिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म image with constant magnification for two different
different position of object 60 centimeter, 20 centimeter respectively. Find focal length of using lens. Focal length of using lens. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर किया, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या जादू करता है, इमेज बनाता है, कांस्टेंट मैग्निफिकेशन की इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 60 है तब भी और जब 20 है तब भी। कमाल की बात है, कैन यू बिलीव दिस? ध्यान दें इधर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है और आप में से कुछ लोगों ने क्या कहा कि सर हम ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हैं। हमने कहा अच्छा, ऑब्जेक्ट रखा आपने यहां पर, यहां रखा ऑब्जेक्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा इमेज तो बनी होगी कहीं ना कहीं, सपोज कर लेते हैं इमेज यहां बनी है। जब डिस्कशन हो तो फिर कॉपी और पेन छोड़ो यार, इमेज यहां बनी है तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। और मान लेते हैं जो जस्ट इमेजिन की मान लेते हैं कि इस केस में मैग्निफिकेशन, सपोज कर लेते हैं कि कुछ आया है, मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन आया है x आया है। अब जरा गौर करना, अब किसी ने क्या किया, लेंस तो वही है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल दिया है। पहले कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 60 और मैग्निफिकेशन x आया है, अब उसने नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कर दिया 20। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नया वाला 20 हो गया है। अभी भी जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना x। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बदली है लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं बदली है। अब आप बताइए कॉन्वेक्स लेंस ये चमत्कार कब करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बदले लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू ना बदले। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के इस चमत्कार के बारे में नहीं जानते होंगे तो फिर ये क्वेश्चन फंस जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस का जो ये चमत्कार है, एक बार फिर से RW है, रफ वर्क है, देखिए ये चमत्कार कब होता है समझने का ध्यान देना। कॉन्वेक्स लेंस, गौर करना, बात को समझना, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर सकता है। तो लड़कों ने कहा कि सर इन कॉन्वेक्स लेंस ने, उनके कॉन्वेक्स लेंस ने रियल इमेज बनाई। लड़कियों ने कहा कि सर उसी कॉन्वेक्स लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई। अब मैं मैचिंग ढूंढता हूं मैग्निफिकेशन के। लड़कों ने उसी कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनाई और लड़कियों ने उसी कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बनाई। लड़कों ने जो रियल इमेज बनाई है या लेंस ने जो रियल इमेज बनाई है उसमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, बराबर हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो m बराबर क्या आएगा 1, क्योंकि m बराबर क्या होता है I/O। रियल इमेज अगर बनी है बॉयज में और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हुआ तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या आएगी, छोटी। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हुआ तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से बड़ा। इधर वर्चुअल इमेज जो बना के बैठे हुए हैं, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा तो I हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। और जब I हमेशा O से बड़ा होगा तो M भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जरा इस सिचुएशन को देख लो, इस सिचुएशन में मैचिंग आ सकती है। यानी जब लड़के ये कह रहे हो कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन 4 है तो वर्चुअल इमेज का भी मैग्निफिकेशन क्या मिल सकता है, 4। लेकिन दोनों के यू अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो लीजिए जवाब मिल चुका है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग यू पर मैग्निफिकेशन नहीं बदल रहा,
अगर कॉन्वेक्स लेंस u की वैल्यू अलग अलग है लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन नहीं बदल रहा, तो 100% ये तभी हो पाया होगा जब एक u पर क्या बनी हो, रियल इमेज, और दूसरे u पर क्या बनी हो, वर्चुअल इमेज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो, 1। जब एक u पर क्या बनी हो, रियल इमेज, और दूसरे u पर क्या बनी हो, वर्चुअल इमेज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो, 1। आप देखो ना, गर्ल्स के जो मैग्निफिकेशंस आएंगे सब 1 से बड़े ही आएंगे। अब बॉयज को अगर मैचिंग करानी है तो बॉयज को अपने रियल इमेज में कौन सा केस जाना पड़ेगा, रियल इमेज का कौन सा सिचुएशन, m से बड़ा, m1 से बड़ा। क्लियर हुआ ना ये? तो अब इस क्वेश्चन में ये चीज पर्दे के पीछे जो अब आपके सामने ओपन हो गई, क्या सीखने को मिला, कॉन्वेक्स लेंस में अगर अलग अलग u हैं और मैग्निफिकेशन सेम है तो ये चमत्कार तभी हो सकता है जब एक u पर रियल इमेज बनी हो बड़े साइज में और दूसरे u पर वर्चुअल इमेज बनी हो बड़े साइज में। क्लियर ये बात? अब जरा सा आप जनरल वे में सोचिए, जब ध्यान देना भाई इधर। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस था ये, और फार्मूला है m बराबर है f अपॉन f प्लस यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू x है, लेकिन उस समय जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u1 है। समझना बात को कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू x है लेकिन उस समय जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, u1 है। फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो x ही है लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, u2 है। तुरंत दिमाग की बत्ती जलाओ कि u अलग अलग है लेकिन मैग्निफिकेशन नहीं बदल रहा। इसका मतलब है कि एक बार मैग्निफिकेशन आया होगा रियल इमेज सिचुएशन में और दूसरा वाला आया होगा किसमें, तो अगर ये रियल इमेज आया होगा तो m कैसा, सॉरी x कैसा, माइनस, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस। हाँ ना बोलो भाई। और अगर ये है आपका वर्चुअल तो फिर ये क्या आया होगा, रियल। डन। फिर से आप देखो, लेंस का ये फंडा है, ओके। कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ f है, चलिए ओके। हमने कहा मैग्निफिकेशन की वैल्यू x के बराबर है, उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है तो u पे तो साइन चलता है ना, और फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदल के कुछ और हो गई है लेकिन मैग्निफिकेशन अभी भी x है। तो यही वाला केस तो आया कि ये क्या बता रहा है कि ये चमत्कार तब हो सकता है जब एक बार आपको मैग्निफिकेशन मिला हो 1 से बड़ा रियल इमेज के केस में, और एक बार आपको मिला हो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा किस केस में, वर्चुअल इमेज के केस में। तो अगर ये वाला केस वर्चुअल है तो m कैसा, प्लस, तो इस वाले केस में क्या जाएगा, रियल। तो दोनों को जरा आपस में डिवाइड कर लिया भैया। जब हमने दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 1/-1 और ये आया f माइनस u1, इधर आ गया f अपॉन f माइनस u2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया या अभी एक स्टेप रुक जाते हैं, 1/-1 इस तरह इसके लिख दिया, f से f कट गया, f माइनस u2 और नीचे आ गया f माइनस u1। तो ये आ गया माइनस का f प्लस का u1 और बराबर f माइनस का u2। तो ये आ गया u1 प्लस u2 बराबर क्या आ गया, 2f। तो f बराबर क्या आ गया, u1 प्लस u2/2 आया ये। अब जो ये जो रिजल्ट आया, अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से देखो इतना सब डिस्कशन के बाद। जब 60 सेंटीमीटर का u था उस समय का मैग्निफिकेशन कांस्टेंट था, जब u बदल के 20 हो गया तो भी मैग्निफिकेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, f बराबर u1 प्लस u2/2। u1 क्या है 60, u2 क्या है 20/2, 80/2 और ये आ गया 40 सेंटीमीटर। अब भले ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फुल मार्क्स हो, सब्जेक्टिव लास्ट सेक्शन, तब भी तुम इसको ऐसे ही करते हो ना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि हमेशा से अगर आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में और एक बड़ा क्वेश्चन है थ्योरी में, तो आप थ्योरी का क्वेश्चंस करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और नंबर भी कम मिलेंगे, जरा से भी गलती तो फंस गए। और न्यूमेरिकल में क्या है, 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइन में हो जाएगा, नंबर क्या मिलेंगे पूरे। आपको ये क्वेश्चन दे करके मैंने क्या सिखा दिया
क्या समझा दिया कि कॉन्वेक्स वाला लेंस अलग अलग यू पर अगर मैग्निफिकेशन नहीं बदल रहा तो ये चमत्कार तभी हो सकता है जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो और एक यू पर सिचुएशन रियल इमेज के फेवर में हो और दूसरे यू में सिचुएशन किसके फेवर में हो, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो तुमने लिख ही लिया है, लिख लिया है ना सब लोगों ने, नहीं लिखा? तो अगर लिख लिया है और नहीं लिख लिया है, दोनों ही केसेस में जो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिखो। एक नोट लिखो आप, इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस इफ मैग्निफिकेशन रिमेन कांस्टेंट, अंडरलाइन करना, इन कॉन्वेक्स लेंस इफ मैग्निफिकेशन रिमेन कांस्टेंट, अंडरलाइन कर देना, फॉर 2 TWO2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन रिमेन कांस्टेंट फॉर 2 TWO2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा है OBJECT, ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशन, ठीक है ना, देन it will be possible, then it will be possible when, क्वेश्चन आता है कि उसने यही बोला जो तुमने लिखा है, तो कह रहा है कि बताओ मैग्निफिकेशन की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 0.8, तीसरा ऑप्शन है 0.4 और एक ऑप्शन है 7। तो किस पे टिक लगाओगे? 7, क्योंकि इस वाले केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। तो क्या आपने कहां पर खत्म किया? देन, व्हेन। तो व्हेन के आगे नेक्स्ट लाइन पर बिल्कुल फर्स्ट लाइन पर आए और बोर्ड से देखकर लिखें, वैल्यू ऑफ स्मॉल m विल बी ग्रेटर देन 1। पहली बात तो 100% ये है कि इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट, फॉर 1 पोजीशन स्मॉल m सपोर्ट रियल इमेज एंड फॉर अनदर पोजीशन स्मॉल m सपोर्ट वर्चुअल इमेज। VI माने वर्चुअल इमेज। और ये तभी हो पाया होगा जब एक केस के लिए स्मॉल m ने रियल इमेज को सपोर्ट किया हो 1 वैल्यू से बड़ी के साथ, और दूसरे केस में उसने सपोर्ट किया हो वर्चुअल इमेज को। और तीसरा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस f बराबर u1 प्लस u2 बाई 2। ये उसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए चले जाइएगा। u1 u2 क्या है? ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन। जब आप इतना लिख लें तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें भैया। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल में जो है डायमंड है ये उस पर्टिकुलर एपिसोड का। नेक्स्ट वन देखें भाई, क्वेश्चन नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अरे अब बड़े बच्चे बनो, सीधे टू द पॉइंट आंसर बोलो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन में होता है
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर आपका मीडियम ग्लास है तो फिर ग्लास का एब्सोल्यूट आ रही, अगर वो मीडियम अल्कोहल है तो फिर अल्कोहल का। तो ये सीधे टू द पॉइंट आंसर है। दूसरा ये कि सराउंडिंग जो होती है मीडियम की, सराउंडिंग इज एयर या फिर वैक्यूम फॉर गिवन मीडियम। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मीडियम मैंने दिया, नाम था डायमंड, ये डायमंड है और इसके चारों तरफ एयर है, तो समझ जाइए कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट। कैसे निकलेगा, उससे निकलेगा। फिर एक मीडियम आपको दिया गया ग्लास, ये ग्लास का स्लैब दिया गया, इसके चारों तरफ वैक्यूम है। अगर किसी मीडियम के चारों तरफ एयर है, अगर किसी मीडियम के चारों तरफ वैक्यूम है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकाला जाता है तो क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट। और निकालने का फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो कॉची लॉ क्या कहता है, कॉची ने ऐसा कौन सा काम किया जो कॉची लॉ बन गया। जैसे सपोज कर लीजिए कि इस डायमंड पर हमने जो लाइट डाली है वो येलो कलर की है। एक्चुअली कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। तो वेवलेंथ मैं लिख दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कहीं आप कलर वाली बात गलत ना समझ लो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। V फॉर वायलेट वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, एवरेज वैल्यू है ये इसकी। I फॉर इंडिगो वेवलेंथ होता है 4500 एंगस्ट्रॉम, 500 प्लस करते रहिएगा। B फॉर ब्लू 5000 एंगस्ट्रॉम। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो मैंने यहां पर येलो लाइट डाली है, कलर पे ध्यान ना दें, उसके लैम्डा पे ध्यान दें कि सर ने यहां पर 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली है और एब्सोल्यूट RI निकाला भी है, एब्सोल्यूट RI ऑफ डायमंड। सपोज कर लेते हैं कि निकालने पर 2.41 आया। अब वही मीडियम है, वही तुमको दे दिया गया, तुमने इस डायमंड पर अलग वेवलेंथ की लाइट डाली है। सपोज कर लेते हैं कि आपने जो लाइट डाली है उसका वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम और तुमने जो है एब्सोल्यूट RI निकाला। तो जब तुमने एब्सोल्यूट RI निकाला तो तुमको 2.41 नहीं मिला। यानी इसके पहले ये लग रहा था लोगों को कि किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट RI है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी हमने याद किया कि एब्सोल्यूट RI ग्लास का कितना होता है, 1.5। हमने याद किया कि पानी का एब्सोल्यूट RI कितना होता है, 1.3। लेकिन एक नई चीज देखने को मिली और इस बात को बताने का क्रेडिट कॉची के पास है। कॉची ने यह कहा कि जो एब्सोल्यूट RI होता है मीडियम का, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। एक ही मीडियम डायमंड है, उसी डायमंड पर जो वेवलेंथ हमने लिया है वो 6000 है, जो वेवलेंथ तुमने लिया है वो 5500 है, लेकिन उसी सेम मीडियम के एब्सोल्यूट RI क्या आते हैं, अलग अलग। एंड दैट बिकम द कॉची लॉ, कॉची थ्योरम। और कॉची ने यहाँ इसके आगे भी काम किया। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला ये है,
कैसे आया था आपके लिए नहीं है, वो सिलेबस में मतलब नहीं है, लेकिन क्या है ये जानना पड़ेगा। उन्होंने कहा एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम। तो एब्सोल्यूट आर आई को हम लोग किससे लिखते थे, म्यू। ये बराबर होता है ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर सी बाई लेमडा की पावर 4 और डी बाई लेमडा की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। काफी बड़ी लंबी सी सीरीज थी। तो ये फार्मूला कॉची ने दिया, जहां पर ये जो ए बी सी डी दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। मतलब अगर तुम्हारा गिवन मटेरियल डायमंड है तो डायमंड के लिए ए बी सी डी कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, और अगर तुम्हारा गिवन मटेरियल ग्लास है तो ए बी सी डी की वैल्यू कैसी होगी, अलग होगी। मतलब ए बी सी डी है तो कांस्टेंट, लेकिन मटेरियल बदल जाएगा तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये फार्मूला कॉची ने दिया। तब दुनिया को पहली बार पता चला कि लैम्डा बदल देने से मीडियम का एब्सोल्यूट आर आई क्या हो जाता है, बदल जाता है। और फिर जो एब्सोल्यूट आर आई हमने याद किए हुए हैं, कि हमने याद किया हुआ है कि पानी का एब्सोल्यूट आर आई कितना होता है 1.3, कांच का कितना होता है 1.5, डायमंड का कितना होता है 2.41। तो ये जो एब्सोल्यूट आर आई हमने याद किए हुए ये फॉर द येलो लाइट है, यानी कि डायमंड का एब्सोल्यूट आर आई कितना याद है 2.41। ये तब आया था जब उस पर लाइट कैसे डाली गई थी, येलो। और यहां से आपको ये भी पता चलता है कि लैम्डा अगर बढ़ाओगे तो एब्सोल्यूट आर आई क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर हम ऐसे चलते हैं, लैम्डा लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, तो सबसे कम लैम्डा किसका है, वायलेट का। तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट आर आई किसके लिए मिलेगा, वायलेट के लिए। और सबसे ज्यादा लैम्डा किसका, रेड का। सबसे कम किसके लिए मिलेगा, रेड के लिए। तो हेडिंग डालिए कॉचीज लॉ, CAUCHY, CAUCHY, कॉचीज लॉ, ये हेडिंग है आपकी। कॉचीज लॉ, CAUCHY, कॉचीज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, absolute refractive index of given medium, absolute refractive index of given medium, absolute refractive index of given medium is not a constant value, is not a constant value। अंडरलाइन करो, is not a constant value। Absolute refractive index of given medium is not a constant value। Full stop। It depend upon wavelength of using light। It depend upon wavelength of using light। wavelength के आगे ब्रैकेट में लैम्डा लिख देना। It depend upon wavelength ब्रैकेट में लैम्डा of using light। It depend upon wavelength of using light। wavelength के आगे लैम्डा लिख देना। such as, such as, such as, ध्यान देना such as के बाद हमें ये लिखाना है, बट अभी लिखना नहीं, तो हम ये लिखाना है। हुआ क्या कि ये लैम्डा की पावर 4, आगे लैम्डा की पावर 6, आगे क्या आएगा लैम्डा की पावर 8। तो आगे के जो टर्म है ना वो काफी छोटे होंगे, हाँ या ना। सोच के देखो कि लैम्डा की वैल्यू जो है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे 4000 पे कितनी पावर 6, तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी ना। तो आगे के टर्म इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हमने आगे के टर्म को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो जब आगे के टर्म को हमने इग्नोर कर दिया तो कॉची ने जो भारी भरकम फार्मूला दिया था, अब वो फार्मूला थोड़ा सा आसान हो गया। और क्या हो गया,
एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, जहां पर ए बी क्या है, कांस्टेंट है, किसके लिए, फॉर गिवन मटेरियल। तो ये बॉक्स अपना नोट कर लीजिए आगे, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम, ध्यान दें इधर, अगर आपने ये बॉक्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके आगे आइए, फॉर विबग्योर, ध्यान देना, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ गिवन मटेरियल। तो जो भी मटेरियल आप सोच रहे हैं, आपने कहा कि हम तो जो है ग्लिसरीन सोच रहे हैं, तो ठीक है, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ ग्लिसरीन। तो जब आपने वायलेट डाली लाइट, तो एब्सोल्यूट आर आई जो आया वो म्यू वी है। फिर आपने इंडिगो वाली लाइट डाली, एब्सोल्यूट आर आई आया वो म्यू आई है। फिर बारी बारी आपने ब्लू लाइट डाल दी, फिर ग्रीन लाइट डाल दी, फिर येलो लाइट डाली, फिर ऑरेंज लाइट डाली, और लास्ट में रेड लाइट। तो सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट आर आई उस मटेरियल का कब आया होगा, जब हमने लाइट कौन सी डाली होगी, वायलेट। क्यों, उधर देखो, वे वायलेट का लैम्डा क्या है, सबसे कम, और सबसे कम लैम्डा तो सबसे ज्यादा म्यू। क्वेश्चन तैयार हो गया थ्योरी का। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट आर आई ग्रेटेस्ट होता है, पहला ऑप्शन रेड कलर लाइट के लिए, दूसरा ऑप्शन येलो के लिए, तीसरा ऑप्शन वायलेट के लिए। किस पे टिक लगेगा, वायलेट। और सबसे कम किसके लिए होता है, रेड के लिए। अच्छा, जब ये सारा काम होता है, आपको कौचीला लगाओगे, म्यूवी मिल चुका होगा, ये मत सोचना कि म्यूवी नहीं मिला होगा। यहां पे आप ए कांस्टेंट होगा, ग्लिसरीन के लिए ए की वैल्यू हमें टेंशन नहीं, हमें दी जाएगी, और बी भी ग्लिसरीन के लिए हमें दिया जाएगा, लैम्डा हमें पता ही है वायलेट का। तो यहां रख के वैल्यू आंसर आ जाएगा ना, यानी म्यूवी कंफर्म में आ जाएगा, बाकी के म्यू आई म्यू बी ये सब आपको मिल जाएंगे। एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलती है, जब सारे के सारे लैम्डा के लिए म्यू निकाल आता है, तो देखा यह जाता है कि अगर म्यू वी और म्यू आर की वैल्यू को जोड़ें, म्यू वी और म्यू आर की वैल्यू को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो बराबर किसके होता है, म्यू वाई। इसका प्रूफ क्या है, प्रैक्टिकल प्रूफ है, प्रैक्टिकल प्रूफ है इसका। आप बोलो इसका प्रूफ करके दिखाइए, तो कैलकुलेट करके पता चलता है कि आपने म्यू वी निकाल लिया, म्यू वाई निकाल लिया, म्यू बी निकाल लिया, सब निकाल लिया, फिर अलग से रफ कॉपी में म्यू वी की वैल्यू लिया और म्यू आर की वैल्यू लिया, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, जो आया आप देखेंगे, जो आया वो किसके बराबर होगा, म्यू वाई के। किसके बराबर होगा, म्यू वाई। ठीक है, और आगे ध्यान देना भी है, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट वन क्या है, आपको पता ना व्हाइट बराबर क्या होता है, व्हाइट लाइट बराबर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबको मिला दो तो क्या बन जाता है, व्हाइट। ठीक, अब व्हाइट लाइट जो है, आपने व्हाइट लाइट सेलेक्ट कर लिया, और सपोज कर लो कि आपके पास में ग्लास का बना हुआ ये बॉल है, कुछ भी ले सकते हो ट्रांसपेरेंट, मैंने ग्लास की बॉल ली है, तो ये ग्लास की बॉल है भाई, इस पर हमने व्हाइट लाइट डाल दी। याद रखो, व्हाइट लाइट डाल दी मतलब मैंने किसको गिरा दिया, विबग्योर के मिक्सचर को गिरा दिया। अब आगे क्या होगा जरा चेक करते हैं। ये भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट गिरी है तो क्या आता है, नॉर्मल आता है, तो इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को मिलाओ, नॉर्मल आ गया। कितने एंगल पर लाइट को डाला है, सपोज कर लेते हैं कि आई एंगल पर डाला है। तो अब हमने स्नेल्स का लॉ लगा दिया, साइन आई बाई साइन आर
इज इक्वल टू μ2। तो μ2 मीन्स कहां गई है, ग्लास की बॉल में गई है, और μ1 कहां से आ रही है, मैं जिस चैप्टर पर हूं वहां पे किसकी बात हो रही है, एब्सोल्यूट RI की। सराउंडिंग में क्या होगा, एयर, तो μ1 यहां पर एयर हो गया। तो यहां से साइन R बराबर हो गया साइन I बाई म्यू। अब आपके हिस्से का काम आने वाला है, ध्यान से देखो, इस वाइट में जो वायलेट छिपा है, वाइट में जो ये वायलेट छिपा हुआ है, वायलेट वाले लैम्डा के लिए म्यू क्या होगा, अलग, इंडिगो वाले लैम्डा के लिए म्यू क्या होगा, अलग, बाकी लोगों के सबके म्यू क्या होंगे, अलग। तो देखो ये म्यू सबके लिए अलग अलग होगा, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी सबके लिए अलग अलग होगा। क्लियर। और इसलिए क्या होने वाला है कि जब व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगी तो सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। वायलेट अपना अलग रिफ्रैक्शन एंगल बना के चलेगा, इंडिगो अलग चलेगा, ग्रीन अलग चलेगा। तो ये सफेद रंग की जो लाइट है, ये जैसे ही मीडियम के अंदर जाएगी अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्यों होता है, मैंने तुम्हें पहले ये बताया है। डिस्पर्सन होता कैसे, पहले मैंने तुम्हें ये सिखाया, फिर से आप देखो। व्हाइट में इतने सारे लोग गए हैं, ऑरेंज कहता है कि मेरा रिफ्रैक्शन एंगल अलग होगा। क्यों अलग होगा, साइन R इज इक्वल टू साइन I बाई म्यू। ऑरेंज का म्यू अलग है तो रिफ्रैक्शन एंगल अलग आएगा। ऑरेंज के बगल वाले का जो रेड है, तो रेड वाले का म्यू अलग, तो रिफ्रैक्शन एंगल अलग आएगा। जब सभी लोगों के रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग आएंगे तो सफेद कलर की लाइट जैसे ही मीडियम के अंदर जाएगी अपने कलर्स कंपोनेंट में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। और आपको क्या सीखने को मिला, जरा ये देखिए, जिसका म्यू ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन एंगल कम, तो रिफ्रैक्शन एंगल R R R 3 हो गया, 4 5 6 7। R माने रिफ्रैक्शन एंगल, V माने वायलेट का, I माने इंडिगो का, B माने ब्लू का, G माने ग्रीन का, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, रेड। तो जिसका म्यू ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन एंगल कम। देखो लिस्ट ऊपर पड़ी है, सबसे ज्यादा म्यू किसका है, वायलेट का। तो हालात ऐसे होंगे भाई। तो डिस्पर्सन की कहानी में जब सारे रंग टूट चुके होंगे और अलग अलग रास्तों पर चल रहे होंगे, तो सबसे कम रिफ्रैक्शन एंगल किसका होता है, वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का। क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले म्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला काम कर लिया है कि नहीं। उसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग डाली है, नोट। और नोट वाली हेडिंग में सबसे पहले ये काम कर लें। सबसे पहले ये यहां से स्टार्ट करें और यहां पे खत्म करें। यहां तक आपने कर लिया है, उसके बाद हेडिंग होगी डिस्पर्सन। सुन ले पहले डेफिनेशन क्या है। देखो, जब बहुत सारे लैम्डा की लाइट मिल जाती है, तो जैसे देखो यहां पे कितने लैम्डा मिल गए व्हाइट में, कितने लैम्डा मिले हैं, 7 लैम्डा मिले हैं। बावजूद इसके व्हाइट लाइट को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिक। हेट्रो माने 6। भाई व्हाइट लाइट में मिले कितने हैं, 7, लेकिन इसको कहते हैं हेट्रो। क्यों हेट्रोक्रोमेटिक कहते हैं, क्योंकि जो ये इंडिगो होता है ना, इसको हमारी आंखें जो हैं डिक्टेट नहीं कर पाती हैं। जैसे सफेद कलर की लाइट को तुमने तोड़ा तो तुम्हारी आंखों को क्या दिखाई देंगे, 6 हैं, कितने 7, तो प्रैक्टिकली तुम्हें दिख कितने रहे हैं, 6। तुम्हें इंडिगो दिखाई नहीं देगा। इंडिगो को देखने के लिए तुमको ऑप्टिकल डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ऑर्डिनरी तरीके से हम व्हाइट लाइट को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। अब सोचो
कि तुमने एक ऐसी लाइट बनाई जिसमें केवल 3 लैम्डा थे, ब्लू था, ग्रीन था, रेड था, तो क्या बनेगी? ट्राइक्रोमेटिक। ट्राई माने 3, क्रोमेटिक माने रंग। टेट्राक्रोमेटिक, टेट्रा माने 4, क्रोमेटिक माने रंग। पेंटाक्रोमेटिक 5 और हेट्रो हो गया। ठीक है। अच्छा, जो लाइट, ऐसी लाइट जिसमें लैम्डा बिल्कुल यूनिक होता है, ऐसी लाइट जिसमें एक ही लैम्डा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि हमने, वैसे तो सिंगल लैम्डा वाली लाइट होती ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप का हमने वेवलेंथ चेक किया तो पता चला कि सोडियम लैंप का जो वेवलेंथ है 5892 एंगस्ट्रॉन्ग है। और सोडियम लैंप का जो लाइट आपकी तरफ जा रहा था उसका मैंने वेवलेंथ चेक किया, उसका भी कितना आया? 5892। ये मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि सोडियम लैंप के वेवलेंथ में दो वैल्यू मिलती हैं, एक मिलती है 5892 और एक क्या मिलती है? 5893। ठीक है। तो मान के चलते हैं कि सोडियम लैंप के वेवलेंथ को मैंने चेक किया, जो वेवलेंथ मेरे पास आया वो कितना था? 5892। जो तुम्हारे पास गया वो भी कितना था? 5892। जो उधर गया वो भी कितना था? 5892। तो मैंने कहा कि सोडियम लैंप में एक ही लैम्डा है, यूनिक वेवलेंथ है, तो सोडियम लैंप को बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे? तो मोनोक्रोमेटिक मतलब यूनिक वेवलेंथ वाली लाइट। और एक से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट क्या बन जाएगी? टेट्रा, बाइक्रोमेटिक, टेट्राक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक, हेट्रोक्रोमेटिक। ठीक है। तो डिस्पर्सन के लिए आपकी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होनी चाहिए। डिस्पर्सन के लिए आपकी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? बाइक्रोमेटिक ले लो, 2 लैम्डा वाली, ट्राइक्रोमेटिक ले लो, 3 लैम्डा वाली, और सबसे बेहतर क्या ले लो? व्हाइट ले लो। ठीक है। तो हेडिंग है आपकी डिस्पर्सन और लिखिए इसमें, व्हेन white light incident, when white light incident over given transparent material, ट्रांसपेरेंट को अंडरलाइन कर देना, ये मत सोचना कि केवल प्रिज्म पर ही गिराना है, कोई भी ट्रांसपेरेंट। when white light incident over given transparent material, then just after refraction, it divided into its component color. It's divided into its component color. It's divided into its component color. It divided into its component color. Full stop. This phenomena is called dispersion. This phenomena is called dispersion, and it will take place due to Cauchy's law. And it will take place due to Cauchy's law.